मध्य हिमालय की रमणीक पहाड़ियों का क्षेत्र गढ़वाल कुमायूं इसी भूभाग में स्थित है विश्व प्रसिद्ध धार्मिक और पर्यटन स्थल बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, नैनीताल, कोसानी, रानीखेत, जिम कार्बेट नेशनल पार्क, फूलों की घाटी। यही है हमेशा बर्फ से आच्छादित आसमान को छूती हुई नंदा देवी, कामेट, चौखंबा और त्रिशूल पर्वतों की भव्य मनोहारी चोटियां। यही इसी पवित्र धरती से निकलती है गंगा जमुना जैसी पवित्र नदियां। इसी पावन धरती के सुंदर अंचल में दिल्ली से लगभग 400 किलोमीटर दूर पौड़ी गढ़पाल जनपद में हिमालय के कदमों के निकट लेटा हुआ कुमायूं और गढ़वाल के संधि स्थल पर एक सुंदर स्थान है उफरे खाल। इसी उफरे खाल में रहते हैं जन सेवा के लिए समर्पित एक मुक्त तपस्वी जिनका नाम है सच्चिदानंद भारती, और यही है जन कल्याण के लिए समर्पित और उनके द्वारा संस्थापित संस्था का कार्यालय दूधातोली लोक विकास संस्थान। भारती जी, क्या आप बताएंगे कि आपने दूधातोली लोक विकास संस्थान की स्थापना कब और क्यों की? मैं जब अपने महाविद्यालय गोपेश्वर से अपनी पढ़ाई पूरी करके इस क्षेत्र में आया तो तब ये क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ था। यहाँ पर गांव में किसी मकान में न तो कोई धूम रही चूल्हा था, न स्नान घर था, न शौचालय थे। लोगों को पर्यावरण और अपने पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। यहाँ पर बिजली नहीं थी, अंधेरा रहता था। जीवन की जो सुविधाएं हैं वो यहाँ कुछ भी नहीं पहुंची थी। तो तब हमने सोचा कि अपने कुछ सहयोगियों को साथ में लेकर के इस क्षेत्र के समग्र विकास हेतु एक रचनात्मक संस्था का गठन किया जाए, और इसी ध्येय से हमने सन 1982 में अपने सहयोगियों के साथ दूधातोली लोक विकास संस्थान नामक की इस संस्था का गठन किया। भारती जी, आपने अपनी संस्था दूधातोली लोक विकास संस्थान के माध्यम से इस पिछड़े भूभाग में अब तक क्या क्या कार्य किए हैं और भविष्य में आपकी क्या क्या योजनाएं हैं? अब तक के कामों को समझने के लिए चलिए मैं आपको सबसे पहले दैड़ा गांव ले चलता हूं। भारती जी ने बताया है कि उनकी संस्था ने इस दैड़ा गांव में 4200 अखरोट के पेड़ लगाए हैं। उन्होंने बताया कि अखरोट के फलों को कोई चिड़िया या अन्य जंतु नहीं खाता है। ये पेड़ लंबी उम्र तक फल देता है। अखरोट के तुरंत सड़ने का खतरा न होने से उसकी बिक्री की भी समस्या नहीं रहती। ऐसा कार्य उन्होंने सुंदरगांव, देवराड़ी गांव व अन्य गांव में किया है। ये गढ़वाल का सीमांत गांव दैड़ा है जो समुद्र तल से 8500 फीट की ऊंचाई पर बसा है। इसी गांव को हमने आदर्श गांव के रूप में विकसित करने का प्रयास किया है। और ये सामने आप देख रहे हैं कि लोग दीवार बना रहे हैं। ये दीवार यहाँ के वन्य जीवों से फसल की सुरक्षा के लिए बनाई गई है। ये
गांव के चारों तरफ तैयार की गई है, जो 6 किलोमीटर लंबी है और 50 सेंटीमीटर चौड़ी है और लगभग 6 फीट ऊंची है। इस दीवार के बनने से एक ओर जहां वन्य जीवों की सुरक्षा हुई, वहीं दूसरी ओर गांव के लोगों की फसल की सुरक्षा हुई और गांव में रोजगार के साधन भी तैयार हुए। भारती जी के कामों के बारे में जब ग्रामीणों से पूछा गया तो दैड़ा गांव के प्रधान ने बताया, सबसे प्रथम हमें रोजगार का अवसर मिला है। दूसरी बात है कि जंगली जानवरों के द्वारा जो हमारी फसल नुकसान होती थी, जंगली जानवर आकर के सारी फसल को नुकसान पहुंचाती थी, उसकी बचत हुई है। और साथ ही साथ जानवरों की भी सुरक्षा हुई। कैसे हुई कि वो हमारे खेतों में आकर के हमारी फसल को नष्ट कर जाती थी। ये जो सौर प्रकाश यंत्र आप देख रहे हैं, ये हमारी संस्था ने सन 1984 में नेडा के सहयोग से ग्राम गाटखरक में लगाए थे। और तब यह जो गांव है, ये इस प्रकार की संयंत्र से उजाला पाने वाला उत्तर प्रदेश का पहला गांव बताया गया था। आज इस पूरे क्षेत्र में करीब 5 गांव में हमने सोलर प्रकाश यंत्र लगाए हैं। और ग्राम भरनौ इस क्षेत्र का एक ऐसा गांव है कि जो देश का पहला गांव है जहां प्रत्येक परिवार के लिए सोलर प्रकाश यंत्र लगाया गया है। इसी प्रकार सामने से देख रहे हैं कि जो एरोजेनेटर है ये स्थापित किया जा रहा है, जिससे हम इस पूरे क्षेत्र के 7 गांवों को विद्युत देंगे और उनकी जो आवश्यकता है वो उससे पूरी होंगी। व्यवस्था में है और इतनी बड़ी तादाद में पौधों को तैयार करने का ये हमारी संस्था का एक रिकॉर्ड है इस क्षेत्र में। सामने आप जो टैंक देख रहे हैं, भारती जी ने इसे 2 हेक्टेयर भूमि को जल विहार के रूप में विकसित किया है। इसमें वर्षा का पानी एकत्रित होता रहता है। इसके ढाल पर बनाई गई झील पानी से भरी रहती है। ये हरे भरे वन पैच है। गांव के लोग पेड़ पौधे लगा रहे हैं, यहाँ तक कि छोटे छोटे बालक तक। भारती जी ने गांव के नजदीक पड़ी बंजर भूमि को वनोरोपण द्वारा हरा भरा बनाने के काम को मुख्य ध्येय के रूप में लिया है। इससे गांव वालों को घास लकड़ी मिल सकेगी। गांव की औरतें इसमें रुचि ले रही है। भारती जी ने बताया कि इस तरह के हरे भरे वन पैच उपरे खाल, सिवसाल, भरनौ, मनियार गांव, जंदरिया, तल्ला चौड़ा, देवराड़ी आदि में तैयार किए गए हैं। जंगलों की समस्या। भारती जी ने बताया है कि उन्होंने गांव-गांव जाकर महिला मंगल दलों का गठन किया है, जिन्हें समय समय पर एकत्रित करके पर्यावरण की शिक्षा एवं सही ढंग से जीवन यापन करने के बारे में बताया जाता है, उन्हीं की स्थानीय भाषा में। चाहे गैस का साधन हो, चाहे सौर ऊर्जा का साधन हो, लेकिन गरीब को जो खानों का, गरीब को जो भोजन का। पहले हमारे इस पूरे क्षेत्र में शौचालय और स्नानघरों की किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं थी। लोग जंगलों में और गाड़ गदेरों पर खुले शौच करते थे। आज भी ये हालत तो बहुत हद तक है, लेकिन हमने अपने सीमित साधनों से इधर के कुछ गांवों में शौचालयों का निर्माण किया है, स्नान घर बनाए हैं, जिनसे महिलाओं को स्नान करने में अच्छी सुविधा प्राप्त हुई है। और खुले में जो उनको एक स्नान करना पड़ता था, वो अब नहीं करना पड़ता है। इधर ग्राम ढोंड, गाटखर, उपरेखाल, कफलगांव, उखलूं और भराड़ीधार में इस प्रकार के शौचालय और स्नान घर अच्छी तरह बने हुए हैं। ये हमारे गांव का प्रसूति घर है। यहाँ पर पहले ऐसी परंपरा थी कि जब महिला प्रसव होती थी तो उसे गांव से दूर गौशालाओं में रखा जाता था, जहाँ उसकी देखरेख ठीक ढंग से नहीं होती थी। और ऐसे समय में जबकि उसको सबसे अधिक देखरेख की जरूरत होती है, उसे वहाँ पर कुव्यवस्था का शिकार होना पड़ता था और वो अनेक रोगों का शिकार हो जाती है।
हमने इस दिशा में ये पहला प्रयास किया है कि एक व्यवस्थित प्रसूति घर हर गांव में बने। ये हमारे गांव के लोगों ने बनाया है और हमें उम्मीद है कि महिलाओं के जीवन से जुड़ी ये सबसे बड़ी अहम समस्या है और इसके लिए भारती जी ने गांव-गांव में इस तरह के धूम्र रहित चूल्हों का भी अपनी संस्था के माध्यम से वितरण किया है। कामों की सराहना की है जिनमें ब्लेज, जनसत्ता, अमर उजाला, नव भारत टाइम्स आदि प्रमुख है। मन लगाया और उनकी प्रेरणा से ही जो भी आज है ये सब उन्हीं का आशीर्वाद है और मुझे निरंतर जो समाज सेवा के कार्यों की प्रेरणा। गुरली देवी पिछले 16 वर्षों से गाडखर्क महिला मंगल दल की अध्यक्ष। शादी 9 साल की उम्र में हुई लेकिन शिक्षित नहीं। कहाँ पढ़ा? उस दिन तो स्कूल नहीं था। बसंती देवी गाडखर्क ग्राम सभा की प्रधान। शादी 10 साल की उम्र में हुई लेकिन शिक्षित नहीं। ये नहीं करेगा कि हमने घास काटा तो हमारी लड़की भी घास काटे, हमारी बहू भी घास काटे, तो ऐसा नहीं। ऐसी शिक्षा से वंचित ग्रामीण महिलाएं स्वयं सिद्धा और पर्यावरण कार्यकर्ता कैसे बनी, यही दूधा तोली की कहानी है। पर्यावरण के संदर्भ में जंगलों को बचाने की बात करना आज लगभग फैशन सा हो गया है, लेकिन स्थानीय लोगों और खासकर महिलाओं को इस काम से जोड़े बिना क्या जंगलों को बचाना संभव है? शहरों की भीड़-भाड़ से दूर पौड़ी गढ़वाल के पहाड़ों में यह कोई उत्सव नहीं है। यह एक नई रीत है जिसे स्थानीय महिलाओं ने खुद बनाया है। हर रोज ये ग्रामीण महिलाएं जंगलों की पहरेदारी के लिए निकलती हैं। हर महिला एक निश्चित जगह जाती है, जंगल को आदमी और पशुओं से बचाने के लिए। पहरेदारी की इस रीत की तरह इस गीत को भी इन्हीं महिलाओं ने बनाया है। ये जंगल हमारे हैं, इनके पत्तों में दूध और जड़ों में पानी है। इनकी रक्षा हमारी अपनी रक्षा है। जीवन का कोई भी रूप हो, वह प्रकृति पर निर्भर है। वनों के उपयोग के बिना लोगों का जीवन संभव नहीं है, लेकिन आवश्यक ये है कि वनों का उपयोग उतना ही किया जाए जिससे प्रकृति के सृजन की निरंतरता बनी रहे। गाडखर्क की इन महिलाओं का जीवन भी वनों के बिना संभव नहीं। चूल्हे में जलाने की लकड़ी हो या गाय भैंस के लिए चारा, ये सब वनों पर ही निर्भर हैं। और पानी, अगर बारिश के पानी को जंगल के ये पेड़ न बचाएं तो गाडखर्क के पानी के स्रोत भी सूख जाएंगे। ये बात
इस गांव की महिलाएं अब पूरी तरह समझ गई हैं। वनों और महिलाओं का यह आपसी रिश्ता पौड़ी गढ़वाल की ही खास परंपरा नहीं है। पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले की ये महिलाएं और राजस्थान में उदयपुर जिले की ये आदिवासी महिलाएं भी जंगल पर उतनी ही निर्भर हैं जितनी कि गाड खर्क की महिलाएं। गाड खर्क गांव उत्तर प्रदेश में पौड़ी गढ़वाल के दूधातोली क्षेत्र में स्थित है। पास में ही एक छोटा सा कस्बा उफरे खाल है। उफरे खाल में उफरे देवी का एक पुराना मंदिर है। स्थानीय भाषा में उफरे का मतलब वन से है। इस तरह ये मंदिर वन प्रदेश की देवी का मंदिर है। एक जमाने में यहाँ के लोग ज्यादातर पशुधन पर निर्भर थे, इसीलिए इस क्षेत्र का नाम दूधातोली पड़ा, जिसका मतलब है दूध का घर। पहाड़ी इलाका होने के कारण यहाँ कृषि की संभावना सीमित थी। जाहिर है बड़ी संख्या में पशु थे तो उनके लिए जंगलों में चारागाह और घास की कमी नहीं थी। यहाँ मूलतः जंगल दो प्रकार के थे, सरकारी जंगल और गांव का अपना वन। गांव वालों को अपने वनों पर तो पूरा अधिकार था ही, सरकारी जंगलों पर भी उनके पारंपरिक अधिकार थे। मसलन चारा, ईंधन की लकड़ी और वनों की मामूली उपज जैसे फल, शहद और जड़ी बूटियां इत्यादि इकट्ठा करना। क्योंकि लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए जंगल पर निर्भर थे, इस कारण जंगल से उनका लगाव था, चाहे वह जंगल सरकारी रहा हो या गांव का अपना वन। सरकारी जंगल को बचाना स्थानीय लोगों की कोई कानूनी जिम्मेदारी नहीं थी, लेकिन अगर जंगल में कभी कोई नुकसान हो, जैसे आग लगना, तो लोग उसकी रक्षा में अपना हाथ बटाते थे। रात जना घोर मा, रात जना घोरी, दीवना आए मा, दीव डांडा ओरे। सरकार की बदलती वन नीतियों और स्थानीय वन अधिकारियों के संकीर्ण दृष्टिकोण के कारण धीरे धीरे वनों पर लोगों के पारंपरिक अधिकार खत्म होते चले गए। एक ऐसी स्थिति आ गई कि ये पारंपरिक अधिकार कागज तक ही सीमित रह गए। परिणाम स्वरूप लोगों का लगाव जंगल से कम होता गया। व्यावहारिक रूप से स्थानीय लोगों को जंगलों का दुश्मन माना जाने लगा। आज से लगभग 10 वर्ष पूर्व तक पर्यावरण के संदर्भ में वनों की भूमिका सरकारी नीतियों का महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं थी। वनों को ज्यादातर व्यावसायिक दृष्टि से ही देखा जाता था। इसलिए जब वन क्षेत्रों में सड़कों का विस्तार हुआ तो जंगल के पेड़ों को अंधाधुंध काटकर शहरी उद्योगों के लिए भेजा जाने लगा। जाहिर है इस स्थिति में वनों के निरंतर सृजन का क्रम टूट गया। वन अधिकारी और ठेकेदार के गठबंधन से जंगलों के विनाश का यह सिलसिला और भी तेज हो गया और कुछ ही दशकों में जंगल लगभग नष्ट हो गए। यदाकदा जब वन अधिकारियों ने वनों को दोबारा उगाने के प्रयास किए भी तो उन्होंने ज्यादातर वही पेड़ लगाए जो शहरी उद्योगों के लिए उपयुक्त थे, जैसे चीड़, न कि ऐसे पेड़ जो स्थानीय जरूरतों को पूरा करें। ऐसे हालात में आम लोगों का जीवन दूभर हो गया। जंगलों के विनाश से लोगों के ईंधन, चारा और जल के स्रोत खत्म होने लगे। खेतों की उपजाऊ मिट्टी नष्ट होने लगी। पहाड़ी सीढ़ी नुमा खेतों पर कृषि पहले ही मुश्किल थी, अब खेतों की उपज और भी गिर गई। पशुओं के लिए
खुले चारागाह खत्म हो गए, इसलिए पशुपालन से भी जीवन चलाना मुश्किल हो गया। ऐसी स्थिति में लोगों के पास शहर की ओर काम की तलाश में जाने के अलावा और कोई चारा नहीं था। 1991 की जनगणना के अनुसार इस इलाके में महिलाओं की संख्या पुरुषों से कहीं अधिक है। जैसे गाड खर्क में करीब 150 लोग हैं। इनमें से केवल 16 नवयुवक हैं। घर, खेत और बच्चों की जिम्मेदारी के अलावा अब यहाँ की महिलाओं को बूढ़ों की जिम्मेदारी भी उठानी पड़ती है। ऐसी महिलाओं में गाड खर्क की माधवी लता भी है। क्योंकि गांव में तो कोई रोजगार है नहीं, फिर हर चीज का अभाव है, इसलिए तो बाहर जाना पड़ता है। हर एक बाहर ही जाता है। अधिकतर तो मर्द लोग बाहर ही हैं, महिलाएं घर पे रहती हैं ज्यादातर। विसंगति ये है कि इस इलाके में पुरुषों की पारंपरिक जिम्मेदारी भी अब महिलाएं संभालती हैं, लेकिन फिर भी जमीन का पट्टा अब भी पुरुषों के नाम से ही चलता है। यही नहीं, एक अंधविश्वास के कारण महिलाओं को खेत पर हल चलाने का अधिकार नहीं है। हालांकि हल को छोड़कर खेती की पूरी जिम्मेदारी उन्हीं पर है। इस कारण हल चलाने के लिए अब महिलाएं गांव के बचे खुचे नवयुवकों पर निर्भर हो गईं। उफरे खाल के आसपास लगभग सभी गांवों में करीब 20 साल पहले यही स्थिति थी। गाड खर्क गांव की महिलाएं भी इन्हीं समस्याओं के नागपाश में घुटी जा रही थीं। लेकिन मुश्किलों के बावजूद अभी वे हताश नहीं हुई थीं। अपनी समस्याओं को सुलझाने के लिए बेचैन थीं, पर आशा की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। 1979 में आशा की यह किरण एक स्थानीय विद्यालय के अध्यापक के रूप में आई, जिनका नाम सच्चिदानंद भारती है। ये उत्तराखंड जो है बर्फ का घर, जो इसी सच्चिदानंद भारती गाड खर्क के ही रहने वाले हैं। भारत के हिमालय में पाई जाती है। हमको बहुत खैर थे पहले, तब भारती चील बोल रही कि भला महिला मंगल दल बनावा, फिर डाला लगोल डालो लगा के की रखल कर ला। वो तो जा जगह कहता हम कौन घास से जालो लकड़ी हो जाल, फिर तुम बिरांडा आंडा नहीं जाला, तो बिरांडा आंडा जाकर तुम कौन बहुत दुख से। तो ये भारती जी हम सही बताए। 1979 में अपने बेरोजगार पति और उसकी दूसरी पत्नी के अलावा गुरली देवी का कोई परिवार नहीं था। नहीं गुरली देवी पढ़ी लिखी थी, लेकिन गुरली देवी में एक बुनियादी समझ थी और वे गांव के बच्चों और महिलाओं से जुड़ी हुई थी। गुरली देवी को भारती का मूल मंत्र समझ में आ गया कि वनों के बिना उनकी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। अब उसने दूसरी महिलाओं को यह बात समझानी शुरू कर दी। ये काम कोई आसान न था, क्योंकि भूख की धार पर चलने वाले लोग अपनी अपनी समस्याओं में उलझकर बिखर जाते हैं, जिनको जोड़ना मुश्किल होता है। लेकिन गुरली देवी के निरंतर प्रयासों का अंततः असर हुआ और गाड खर्क की महिलाओं को यह बात समझ में आई कि अपनी समस्याओं से अलग अलग जूझने के बजाय उनको मिलकर हल तलाश करना होगा। इस तरह लगभग 1 वर्ष बाद गाड खर्क में पहला महिला मंगल दल बना और गुरली देवी इसकी अध्यक्ष चुनी गईं। सच्चिदानंद भारती का जन्म गाड खर्क के एक साधारण परिवार में 1955 में हुआ। उनके माता पिता दोनों ही पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने सभी बच्चों को पढ़ाया। भारती की आरंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल में ही हुई और इस तरह वे गांव में रहकर वहां की समस्याओं को समझने लगे। बाद में जब वे गोपेश्वर में बीएससी कर रहे थे, तो वे चिपको आंदोलन में शामिल हो गए। इस आंदोलन के दौरान उन्हें पर्यावरण, वन और लोगों की जीवन श्रृंखला का व्यापक रूप समझ में आया। 1979 में वे अपने गांव लौट आए और स्थानीय इंटर कॉलेज में साइंस के अध्यापक हो गए। भारती को यह भी मालूम था
कि सिर्फ बात कहने से परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। इसके लिए एक उदाहरण खड़ा करना आवश्यक है। इसलिए गाड खर्क की महिलाओं को समझाने के अलावा उन्होंने अपने विद्यालय के बच्चों को लेकर स्कूल के आसपास पेड़ लगाने का काम शुरू किया। इस तरह गाड खर्क के आसपास एक तरफ भारती और स्कूल के बच्चों का काम शुरू हुआ और दूसरी तरफ महिलाओं ने अपने जीवन की बागडोर खुद अपने हाथों में संभालनी शुरू की। गाड खर्क महिला मंगल दल की सबसे पहली समस्या ये थी कि बचे खुचे पेड़ों और पेड़ों के ठूंठों को और नष्ट होने से बचाया जाए। सरकारी जंगलों पर पारंपरिक अधिकार लगभग खत्म होने के कारण लोगों की निर्भरता गांव के अपने वनों पर बढ़ गई थी। अब उनको लगभग अपनी सारी जरूरतें गांव के जंगल से ही पूरी करनी पड़ती थीं। इस तरह गांव के वनों का भी अत्यधिक इस्तेमाल हुआ और इन वनों के पेड़ भी ज्यादातर ठूंठ बन गए थे। लेकिन इन पेड़ के ठूंठों में अभी दोबारा सृजन की संभावना थी। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड इलाके में यह देखा गया है कि पेड़ कटने के कई वर्षों बाद तक जमीन में दबी हुई जड़ें अपने आप फिर से पनप सकती हैं, यदि उन्हें वर्षा के संरक्षित जल से नमी मिलती रहे और उन्हें जानवर और मनुष्य से बचाया जा सके। ऐसा ही एक सफल प्रयास एक स्वैच्छिक संस्था ने दतिया की इस पहाड़ी पर किया है। गाड खर्क की महिलाओं को दतिया के इस प्रयास का कोई ज्ञान नहीं था, लेकिन वनों और कृषि से जुड़ी ये महिलाएं अपने जीवन के अनुभव से ही यह बात जानती थीं। पेड़ों को बचाने और ठूंठों को फिर से हरा करने के लिए महिला मंगल दल ने 2 उपाय सोचे। इस इलाके में छोटे मोटे पत्थर आसानी से उपलब्ध हैं। इसे ध्यान में रखते हुए महिलाओं ने यह फैसला किया कि गांव के वन के चारों तरफ लगभग 3 फुट ऊंची पत्थर की दीवार बना दी जाए ताकि पशु आसानी से वन में न जा सकें। गांव के अपने वनों की दीवार बंदी करने में गाड खर्क की महिलाओं को लगभग 1 वर्ष लगा। इस कार्य में न तो उन्हें वन विभाग की मदद मिली और न ही स्थानीय प्रशासन की। इस काम में कठिनाइयां जरूर आईं, लेकिन इससे महिलाओं का आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता बढ़ी। दीवार बंदी से पशुओं को तो रोका जा सकता है, लेकिन आदमी तो दीवार फांदकर जंगल में फिर भी घुस सकता है। अब यह प्रश्न सामने आया। गाड खर्क की महिलाओं ने अब यह निर्णय लिया कि गांव की सब महिलाएं बारी-बारी से जंगल की चौकीदारी करने जाएंगी। चौकीदारी नियम का प्रतीक है ये घुंघरू वाली लाठी। जब एक महिला की बारी खत्म हो जाती है तो वो महिला इस लाठी को दूसरी महिला के दरवाजे पर रख देती है और उसे याद दिला देती है कि अगली बारी उसकी है। दूसरे चरण में महिलाओं को यह बात समझ में आई कि केवल बचे हुए पेड़ों और ठूंठों को बचाना ही पर्याप्त नहीं है। गांव के वन के कुछ हिस्से इस बुरी तरह से नष्ट हो चुके थे कि वहां ठूंठ भी बाकी नहीं थे। आवश्यकता थी नए पेड़ पौधे लगाने की, लेकिन पेड़ लगाने के लिए पौध कहां से आए? वन अधिकारी तो पौध देंगे नहीं और न ही पौध खरीदने के लिए महिलाओं के पास साधन थे। पेड़ों की पौध बनाने की भी उनमें अभी क्षमता नहीं थी। यहां फिर महिला मंगल दल को भारती से मदद मिली। स्कूल के बच्चों को पर्यावरण से जोड़ने का भारती का प्रयास सफल हो गया था। बच्चों ने मिलकर
स्कूल के पास पेड़ पौधों की एक नर्सरी भी तैयार कर ली थी। इस नर्सरी के बहुत से पौधे भारतीय वन विभाग को भी बेचने में सफल हो गए थे। बहुत से पौधे स्कूल के अहाते और उसके आसपास बच्चों ने सफलतापूर्वक लगा दिए थे। सबसे पहले गार्ड खर्क के महिला मंगल दल को स्कूल की इसी नर्सरी से पौध मिली। आमतौर पर वन विभाग एक ही प्रजाति के पेड़ लगाता है। गार्ड खर्क की महिलाओं ने ये गलती नहीं दोहराई। वृक्षों को चुनते समय महिलाओं ने ये ध्यान रखा कि ये स्थानीय प्रजातियों के होने चाहिए, जिनसे उन्हें ईंधन, चारा और फल इत्यादि मिल सकें, जैसे काफल, बांज, देवदार और उतीस। काफल का फल खाया भी जाता है और इसकी टहनियां ईंधन के काम भी आती हैं। उतीस जल्दी उगता है, लेकिन सफेदे की तरह पानी नष्ट नहीं करता। दरअसल उतीस पानी और जमीन को बांधता है, जिससे भूमि का कटाव कम हो जाता है। इसी तरह बांज की लकड़ी अच्छा ईंधन देती है और ये कुल्हाड़ी और दराती जैसे औजारों के हत्थे बनाने के काम भी आती है। महिलाएं ये भी जानती थीं कि उनके बच्चों को पूरा आहार नहीं मिल पाता, इसलिए ये जरूरी था कि कुछ ऐसे पेड़ लगाए जाएं जिनके फल पौष्टिक आहार दे सकें और आय का साधन भी बन सकें। अंग्रेजों के जमाने में इस इलाके में सेब और माल्टा के कुछ बागीचे लगाए गए थे, लेकिन इन दोनों ही फलों को देर तक सुरक्षित रखना मुश्किल होता है। इसके अलावा शहर के बाजार में बेचने के लिए इन्हें ज्यादा तादाद में उगाना जरूरी है। अखरोट को लेकर ऐसी कोई समस्या नहीं है। अखरोट इस इलाके में स्थानीय प्रजाति है। इसका फल पौष्टिक आहार है और इसे छोटी मात्रा में भी स्थानीय बाजार में बेचा जा सकता है। इसके रखरखाव में भी कोई परेशानी नहीं है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए महिलाओं ने यह फैसला किया कि अपने खेतों की मेड़ पर अखरोट के पेड़ लगाए जाएं। अब तक महिलाओं ने नर्सरी बनाने की विधि सीख ली थी। अखरोट की पौध महिलाओं ने खुद तैयार की। अखरोट के पेड़ को तैयार होने में लगभग 10 साल लगते हैं। पिछले कुछ वर्षों से अखरोट का प्रत्येक पेड़ हर साल महिलाओं को औसतन 8 से 10 हजार रुपए की आमदनी दे रहा है। पेड़ लगाना और उनकी रक्षा का ये सिलसिला लगभग 16 साल पहले शुरू हुआ था और आज भी जारी है। इस अभियान में महिलाओं को बहुत कठिनाइयां आईं। वनों की रक्षा के अलावा उन्होंने पौधों को नमी पहुंचाने का प्रबंध भी किया। इसके लिए पौधों के पास ढलान की तरफ गड्ढे खोदकर छोटी छोटी मेड़ बनाई गईं, जिनमें वर्षा का पानी जमा हो सके। जिस जगह भूमि की उपजाऊ शक्ति कम हो चुकी थी, वहां महिलाओं ने अपने घरों से लाकर गोबर की खाद भी डाली। ये अभियान अब सिर्फ गार्ड खर्क तक ही सीमित नहीं है। गार्ड खर्क की महिलाओं का उत्साह और सफलता को देखते हुए लगभग 150 गांवों में ये अभियान फैल चुका है। आज इन सभी गांवों में अपना अपना महिला मंगल दल है। शुरुआती वर्षों में ही इस अभियान के दौरान भारतीय महसूस करने लगे थे कि इस अभियान को आसपास के गांवों में फैलाने की जरूरत है। इसके लिए एक केंद्रीय संगठन की आवश्यकता है। इसीलिए दूधातोली लोक विकास संस्थान की स्थापना की गई,
इस संस्थान के साथ 150 गांवों की महिलाएं और कई सामाजिक कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं। दूधातोली लोक विकास संस्थान की सबसे बड़ी उपलब्धि है पर्यावरण को जन जन से जोड़ना। इसके लिए संस्थान ने गांव-गांव में जाकर पर्यावरण विकास शिविर लगाए। मानव जीवन में पेड़ों के महत्व को भारती और उनके साथियों ने लोगों को समझाया। इससे पर्यावरण के बारे में जागरूकता तो बढ़ी ही, साथ ही अलग-अलग गांवों के लोग आपस में जुड़ने लगे। इस तरह जनशक्ति का विकास हुआ। इस प्रकार महिलाओं का ये अभियान न केवल दूधातोली के और गांवों में फैला, बल्कि इसका आंतरिक संगठन और भी मजबूत हो गया। आज ईंधन चारे की जरूरत गांव के अपने वनों से ही पूरी होती है। लगभग हर महिला मंगल दल ने क्षेत्र में ईंधन के लिए लकड़ी काटने के नियम बना दिए हैं। हर परिवार के लिए ईंधन की लकड़ी की मात्रा तय कर दी गई है। पेड़ों की शाखाओं को उतना ही काटा जाता है जिससे पेड़ नष्ट न हो। यदि कोई इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसका सार्वजनिक तिरस्कार किया जाता है। आदमी लकड़ी काट रहे थे, उसकी औरत चले गई तो उसने अपने आदमी को लूट दिया। उसके कुल्हाड़ी लेकर घर आ गया तो उसने मीटिंग में रख दिया वो कुल्हाड़ी कि भाई ये कुल्हाड़ी मेरी आदमी की है ये, पर इसको जिस आदमी पे जब तक जुर्माना नहीं हुआ तब तक ये कुल्हाड़ी मत देना। पिछले 2 दशक में यहाँ की महिलाओं में जागृति आ चुकी है। उन्होंने अपनी क्षमताओं और शक्ति को पहचान लिया है। अब उनमें इतना आत्मविश्वास आ चुका है कि वे नई तकनीकों को खुले दिल से अपना रही हैं। जैसे बिजली के अभाव के कारण जब दूधातोली लोक विकास संस्थान ने सौर ऊर्जा की शुरुआत की तो उफरे खाल के लगभग सभी घरों ने सौर ऊर्जा के संयंत्र लगवा लिए। आंशिक रूप से उन्होंने इसके लिए अपनी आमदनी से पैसे भी दिए। यही स्थिति उफरे खाल के आसपास लगभग 22 गांवों की है। इसी तरह यहाँ पर धुआं रहित चूल्हे का इस्तेमाल घर घर शुरू हो गया है। धुआं रहित चूल्हों से खाना बनाने का काम आसान ही नहीं हो जाता, बल्कि इससे ईंधन की बचत भी होती है। शायद सबसे बड़ा बदलाव लड़कियों की शिक्षा के बारे में आया है। इस क्षेत्र की ज्यादातर महिलाएं अभी भी अनपढ़ हैं, लेकिन अपनी बच्चियों को पढ़ा रही हैं। अब आज पीढ़ तो खानी पढ़े ली, हम तो नहीं पढ़, हम तो नहीं पढ़, पर आप तो दुनिया तो देखना बोले कि भाई पढ़ाई लोला लिखाई लोला कोई नौकरी कर ला, तब तो पढ़ाना चाहिए। जब मैं पहले आया था यहाँ तो समय कम से कम 20% थी लड़कियाँ कुल, और धीरे धीरे आज जो है वो 62% के करीब 62% लड़कियाँ हमारे विद्यालय में, मैं अपने विद्यालय की बात कर रहा हूँ, और क्षेत्र में भी उन्नति होगी। लड़कियों की शिक्षा पर लोगों का इस तरफ ध्यान गया है। शिक्षा के प्रचार प्रसार से शिशुओं की मृत्यु दर में कमी आई है, क्योंकि अब बच्चों को अच्छा आहार मिलता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। लड़कियों की शादी की उम्र भी बढ़ी है। डांडखिल निवासी कौशल्या देवी की अपनी शादी 9 साल की उम्र में हुई थी, लेकिन अपनी बच्ची की शादी वे 18 साल से पहले नहीं करना चाहती है। सत्ता में भागीदारी से इन महिलाओं की सामाजिक हैसियत बढ़ी है। इसकी जीती जागती मिसाल गाट खर्क की बसंती देवी हैं। 1996 के ग्राम सभा चुनावों में वे पहली महिला ग्राम प्रधान चुनी गई हैं। इस बात से यह साफ जाहिर है कि इस इलाके की महिलाएं एकजुट हैं और अपने भविष्य का फैसला वे खुद करने के लिए तैयार हैं। महिला से बात करने में हुज्जते नहीं हैं। जब हमारे साथ महिला रहते हम बात करने में खुश दिल से बात कर देते हैं, और इधर उधर मर्दों के साथ ऐसी बात करना नहीं पाई।
तो इसलिए हमने कहा कि चलो यार महिला भी हमारे साथ कुछ सीखेंगे और मैं भी खड़ा हो जाऊँ तो दूसरे साल कोई और महिला और हो जाएंगे कि भाई अच्छा हो रहा, महिलाओं में अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है। इधर उधर जाना भी पड़ा तो तभी तो हम महिलाओं के लिए सिटी में खड़ा हुआ मैं। उजड़े जंगलों को हरा भरा करके पर्यावरण को काफी हद तक संतुलित किया जा सकता है, लेकिन पर्यावरण के अनुकूल विकास का काम इतने भर से खत्म नहीं हो जाता। कुछ बुनियादी समस्याओं का हल खोजना अभी बाकी है, जैसे प्रौढ़ शिक्षा, चिकित्सा सुविधाएं, साफ पीने का पानी इत्यादि। लेकिन एक बात स्पष्ट दिखाई देती है कि यहाँ की महिलाएं अब दूसरों पर निर्भर नहीं हैं। इस सारे अभियान में सौर ऊर्जा को छोड़कर इन महिलाओं ने सरकार से कोई मदद नहीं ली है। यहाँ तक कि दूधातोली लोक विकास संस्थान से भी जुड़ी जरूर हैं, लेकिन उस पर अब वे आश्रित नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि दूधातोली लोक विकास संस्थान अगर समाप्त हो भी जाएगा तो महिला मंगल दल फिर भी जिंदा रहेंगे, ये ज्यादा खुशी की बात है।